जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी का जो कॉलम है, एज यू नो, हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहलाता है। उसकी वजह ये कि ये इंटरव्यू का वो क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी सारी जो सेपरेशन है, जो क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक है, वो बेस कर रही होती है एक कॉलम के ऊपर। इसी कॉलम में आपकी सेपरेशन होती है, आप अपने पर्टिकुलर कंपाउंड को आइसोलेट कर लेते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि इस कॉलम की जो केयरिंग है, केयरिंग का जो एसओपी है, उसको आप कैसे फॉलो करेंगे, उसको आपको फॉलो करना कितना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूं कि आपने जो एचपीएलसी की कॉलम की केयरिंग है वो किस तरीके से करनी है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो 100% है। क्योंकि इसी की बेस पे आपका एनालिसिस बेस कर रहा होता है, इसी के ऊपर सारा एनालिसिस आपका बेस कर रहा होता है। तो वीडियो अंत तक देखिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग एचपीएलसी कॉलम केयरिंग। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरीके से एचपीएलसी कॉलम की केयर करनी है, इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है। इस पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट एसओपी होना चाहिए जिसमें मेंशन हो कि ये प्रोसीजर होते हैं किसी भी कॉलम को केयर करने के। लेकिन स्टेप्स क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पहली चीज़ है एचपीएलसी कॉलम की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को 100% करने के लिए, वो है कि उसके ऊपर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट लगाएंगे। कभी भी एक कॉलम के ऊपर नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपने नहीं लगाने। नंबर ऑफ प्रोडक्ट से मेरा मतलब है डिफरेंट जेनरिक आपने नहीं लगाने। अगर आपका एक जेनरिक है, लेट्स सपोज फॉलिक एसिड या फेरस ग्लूकोनेट था या विटामिन ई था, अगर वो किसी एक टैबलेट में भी जा रहा है, कैप्सूल में भी जा रहा है, किसी सिरप में भी जा रहा है, तो फिर कोई इशू नहीं है, आप उस कॉलम पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट जेनरिक की जो प्रोडक्ट हैं वो आपको एक कॉलम के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। एक कॉलम को एक प्रोडक्ट के लिए, एक जेनरिक के लिए आपको स्पेसिफिक लाजमी करना होगा। इससे आपकी कॉलम की लाइफ इंक्रीज रहेगी। उसकी वजह क्या है कि हर प्रोडक्ट का जो एक्सिपिएंट्स है, जो उसकी कंपोजिशन है फॉर्मुलेशन की, वो डिफरेंट होती है। वो इफेक्ट कर सकती है आपके कॉलम की स्टेशनरी फेस को, पैकिंग मटेरियल को। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम अपने ये करना है कि आपको एक कॉलम को स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए फिक्स करना होगा, ताकि उससे उसकी परफॉर्मेंस 100% रहेगी। ठीक है, दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपके पास एक प्रॉपर वॉशिंग प्रोसीजर हो कॉलम का, एज पर प्रोडक्ट एनालिसिस। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक जनरल मेथड बना दिया किसी भी कॉलम की वॉशिंग के लिए। नहीं, आपके पास कॉलम की वॉशिंग के लिए एक प्रोसीजर हो जिसमें मेंशन हो कि कौन सा प्रोडक्ट लगता है, उस लिहाज से उसका वॉशिंग क्राइटेरिया जो उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर मेंशन हो, उसके एसओपी के अंदर मेंशन हो। मिसाल के तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी यूज होती है जिसका मोबाइल फेस जो है वो बफर्ड बेस होता है, उनमें बफर्ड यूज हो रहा होता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जस्ट ऑर्गेनिक फेस पे एनालिसिस हो रही है, कुछ में सिर्फ वाटर भी लगता है, कुछ % समथिंग होता है। लेकिन जो इस तरह की जो फॉर्मुलेशन है, इस तरह की जो कंपोजिशन होती है मोबाइल फेस की, इसके लिहाज से अपने आप को आपने अपने कॉलम की वॉशिंग का प्रोसीजर सेट करना होता है। अगर आपने बफर मोबाइल फेस चलाया तो डेफिनेटली आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर ईच एनालिसिस, अपने कॉलम को आपने पहले 1 घंटे के लिए प्योर डिस्टिल वाटर से वॉश करना नेसेसरी है, ताकि जो बफर्स सॉल्ट्स होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो उससे रिमूव हो जाए। और उसके बाद फिर उसको आप ऑर्गेनिक फेस से वॉश करते हैं। लेकिन आपने ऐसा तरीका सेट किया हुआ है कि जस्ट हम 50% कॉलम्स मिथनॉल से वॉश करते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वो उस कॉलम की लाइफ को इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि उसको डैमेज कर देगा। क्योंकि उस कॉलम में फंगल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रॉपरली उसकी वॉशिंग नहीं होगी। क्लियर है? तो आपके पास पहला स्टेप ये था कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। दूसरा स्टेप है प्रॉपर वॉशिंग का एक प्रोसीजर हो, ये इसका भी एसओपी आपके पास होना चाहिए। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंटेशन। आपके पास किसी भी कॉलम की एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड कीपिंग मस्ट होना चाहिए, जिसमें कि स्पेशली उसका थ्योरेटिकल प्लेट्स जो है वो मेंशन हो, क्योंकि ये ऑडिट का पॉइंट है। ऑडिटर जो आके कॉलम को चेक करता है, एचपीएलसी का जब ऑडिट कर रहा होता है, वो किसी भी कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स लाजमी चेक करता है, क्योंकि कॉलम की परफॉर्मेंस और उसकी एफिशिएंसी बैक एंड पे जो है वो बेस कर रही होती है कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स का। एक इमेजिनरी प्लेट्स होती हैं जिससे कि कॉलम की एफिशिएंसी शो होती है कि कितने % है, कितने % नहीं। तो आपके पास इसका रिकॉर्ड हो, नंबर 1, आप जिसमें आप कॉलम का यूजेज रिकॉर्ड में कह रहा हूं, ठीक है, उसके अंदर आपके थ्योरेटिकल प्लेट्स मेंशन हो। कुछ लोग कॉलम का यूजेज रिकॉर्ड रखते हैं लेकिन थ्योरेटिकल प्लेट्स नोट डाउन नहीं कर रहे होते, तो ये गलत प्रैक्टिस है। तो थ्योरेटिकल प्लेट्स भी प्रॉपर आपके पास कब आएंगी? जब आप किसी कॉलम पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट लगाएंगे। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली थ्योरेटिकल प्लेट्स डिफरेंट रहेंगी, तो आप मेंशन नहीं कर पा रहे होते। इसीलिए बहुत से लोग थ्योरेटिकल प्लेट्स मेंशन नहीं करते, क्योंकि वो उनके पास प्रैक्टिसेस जो हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं होती, वो एक कॉलम पर डिफरेंट प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं, जो गलत प्रैक्टिस है। जब आपको ऑडिटर इसी एंड से चेक कर रहा होता है कि क्या इनके पास ये प्रोसीजर है कि किसी एक प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली यूज करते हैं या एक कॉलम पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 आपके पास स्पेसिफिक यूजेज रिकॉर्ड हो और उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स लाजमी मेंशन हो, जिससे कि शो होता है
कि ये कॉलम की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। और नंबर 4 एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास एक कॉलम को ऑब्सलीट करने का क्राइटेरिया भी हो, ये भी आपके पास एसओपी हो, यानी आपने कब और किस टाइम पे इस कॉलम को हटाना है और दूसरे कॉलम को लेना है। क्योंकि बहुत से लोग जब तक का एनालिसिस खराब नहीं होता वो कॉलम पे एनालिसिस किए जा रहे होते, जबकि ये प्रैक्टिस भी ठीक नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखें आपके पास एक थ्योरेटिकल की प्लेट्स जो है उसकी बेस पे क्राइटेरिया सेट हो, जिसकी बेस पे आप कॉलम को ऑब्सलीट करें, चाहे वो जैसी भी परफॉर्मेंस दे रहा हो। जब भी आपके कॉलम के, जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं, आपकी थ्योरेटिकल प्लेट्स इनिशियल का 50% रह जाए या 25% रह जाए, ये आप एक डॉक्यूमेंट का पार्ट बना लें अपनी लेबोरेटरी के अंदर। उसके बाद उस कॉलम को आप ऑब्सलीट कर दें, चाहे वो जैसी भी परफॉर्मेंस दे रहा हो, ठीक है। यानी अगर आपकी उसकी थ्योरेटिकल प्लेट इनिशियल एनालिसिस की, जो पहली एनालिसिस पे की, उसका 50% रह जाए या 25% रह जाए, तो आप उस कॉलम को ऑब्सलीट कर दें। ये ऑब्सलीट कॉलम का एक क्राइटेरिया है, एक प्रोसीजर है, ये भी आपके पास रिटर्न में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये कॉलम की केयर में आता है, ठीक है। और ये ऑडिट का पॉइंट भी और इंटरव्यू के क्वेश्चन भी होते हैं। नंबर 5 एक बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज बताता हूं कि किसी भी एचपीएलसी कॉलम को आपने कभी भी रफली यूज नहीं करना, यानी यहां से उठा के वहां रखना है, तो बड़े सॉफ्टली रखना है। ऐसा नहीं कि आपने फेंक दिया, उधर फेंक दिया, उस जगह पे रख दिया, किसी और एचपीएलसी को पकड़ा दिया, उठा के फेंक दिया, तो इससे कॉलम जब भी आपका गिर गया, हल्की सी छोटी सी हाइट से भी गिरा, तो उसकी जो थ्योरेटिकल प्लेट्स है, स्टेचुरी फेज है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसका पैकिंग मटेरियल डिस्टर्ब हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा आपके एनालिसिस के लिए, क्लियर। तो आपने कॉलम को, नंबर 5 पॉइंट बता रहा हूं कि हैंडल भी करना है तो बड़ी केयरफुली करना है। तो रिसीव यहां देना है और किसी और को देना है तो बड़े केयरफुली। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि कॉलम को आपने इशू कैसा करना है। इस पे मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे। कॉलम को इशू करने का आप क्राइटेरिया एक एसओपी है। जब भी किसी नए कॉलम को इशू करते हैं, जो आपका स्टॉक होता है, जहां पे आपके कॉलम रखे होते हैं एक्स्ट्रा, तो वहां से जब कॉलम इशू करेंगे तो उसकी वहां पे लॉग बुक में एंट्री कर देंगे कि ये कॉलम इस नंबर का था, वो हमने ले लिया। फिर उसके बाद कॉलम को एक नंबर असाइन करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। सीरियल नंबर से ले लें या कोई एक लॉट नंबर दे दे, और स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए उसके ऊपर मेंशन किया जाता है कि इस प्रोडक्ट के लिए। फिर उसके जो सपोर्टिंग पेपर्स होते हैं, ठीक है, और जो आपने उसके साथ क्रोमेटोग्राम आते हैं, कुछ उसका लिटरेचर साथ आता है वो, और फिर जो आपके पास एक कॉलम का फॉर्मेट होता है जिसमें आप उसकी एंट्रीज करते हैं, यूजेज रिकॉर्ड लिखते हैं, थ्योरेटिकल प्लेट्स लिखते हैं, तो इसके साथ वो कॉलम के पेपर्स आप अटैच कर देते हैं, और उस पेपर के ऊपर उस कॉलम की सारी डिटेल आप लिखते हैं कि इस कॉलम का नंबर ये था, इस कॉलम को हमने इस प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक किया, इस डेट को हमने इशू किया, और इस पे जो पहली एनालिसिस की गई है आफ्टर कंडीशनिंग, ठीक है, तो उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स ये आई, वो इनिशियल थ्योरेटिकल प्लेट्स उस फॉर्मेट के ऊपर लिख दी जाती है। इससे अंदाजा होता है कि जब भी एनालिसिस होती रहेगी, लोग अपनी थ्योरेटिकल प्लेट्स लिखते रहेंगे और इनिशियल आपके पास मेंशन होंगे। जब भी वो इनिशियल का हाफ रह जाए या 25% रह जाए, तो फिर उसके बाद उस कॉलम को आप ऑब्सलीट करते हैं, और इशू करने का प्रोसीजर भी यही होता है। इन चीजों को आपने अपने माइंड में हमेशा याद रखना है कि जब भी एचपीएलसी के कॉलम को अपना हैंडल करना है, बड़ा केयरफुली करना है। इन सारे स्टेप्स को जो मैंने आपको बताया, इससे आपके कॉलम की लाइफ इंक्रीज रहेगी, आपके कॉलम की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, और आपके कॉलम की परफॉर्मेंस आपकी बेस्ट रहेगी जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो। अगर आप इन पॉइंट पे किसी को भी निगलेक्ट करते, किसी की भी केयर नहीं करते, तो आप सारा दिन एचपीएलसी पे एनालिसिस जो कर रहे होंगे, कभी आपका पीक शेप सही नहीं आ रहा होगा, कभी आपकी एनालिसिस खराब हो जाएंगी, कभी शोल्डरिंग आ जाएगी, विटेलिंग आ जाएगी। यही वजह होती है कि आपका जो कॉलम केयरिंग वाला फैक्टर है वो जीरो होता है, क्लियर। तो इन बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखें। जो लोग एचपीएलसी चलाते हैं, कॉलम के केयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा, जो लोग चैनल में न्यू है वो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।